तो वेलकम गाइस टू माय चैनल केमिस्ट्री मेकर्स। ठीक है, आज काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्डिंग हो रही है। आज हम बात करेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी तक जो बात की थी, जिसमें मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन अभी तक मेरे को नहीं भेजा काफ़ी लोगों ने। ठीक है, सिर्फ उषा ने भेजा था, जिसमें ऑलरेडी मतलब मैंने बोला था कि उसका आंसर रॉन्ग है, एंड आई आस्क्ड हर टू सेंड मी द सॉल्यूशन बट शी डिडंट। सो मैं आज उसी क्वेश्चन को पहले जो है वो सॉल्व कराऊंगा, देन उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से पहले जो ये क्वेश्चन था वो क्या था, डेल यू बाई डेल टी एट पी कांस्टेंट मेरे को फाइंड आउट करके बताओ कि उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैंने जैसे कि बताया था कि आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप जिस भी स्टेट फंक्शन के आपको किसके रिस्पेक्ट में चेंज पता करना है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बोल दूं डेल एच बाई डेल टी एट वी कांस्टेंट निकालना है, तो आपको पहले वो ही लेना है। ठीक है, तो डी यू का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ द, बिकॉज इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो डी यू इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट वी कांस्टेंट डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी कांस्टेंट डी वी। तो अब मैंने क्या पूछा था आपसे कि कांस्टेंट प्रेशर पे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या चेंज होगा, तो मुझे क्या करना है, dt से इसको डिवाइड कर दूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या हो जाएगा मेरा, डेल यू बाई डेल टी एट पी कांस्टेंट, dt से dt कट हो जाएगा, सी वी बचेगा सिर्फ, प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी कांस्टेंट और इंटू डेल वी बाई डेल टी एट पी कांस्टेंट। तो मेरा ये आ गया सी वी प्लस पाई टी वी एल्फा पे। पाई टी क्या है, बिकॉज मैंने इसको डेल यू बाई डेल वी एट टी कॉन्स्टेंट मैंने बताया था इंटरनल प्रेशर होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई टी से। ठीक है, और डेल वी बाई डेल टी एट पी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वी एल्फा हो गया, बिकॉज एल्फा इज इक्वल टू वन बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट पी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डेल यू बाई डेल वी एट टी कॉन्स्टेंट फॉर आइडियल गैस होता है इट इज़ जीरो, बिकॉज आइडियल गैस के लिए यू इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो होने की वजह से क्या होगा, मेरा डेल यू बाई डेल टी एट पी कॉन्स्टेंट सी वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सी वी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वी नो दैट डेल यू बाई डेल टी एट वी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सी वी, बट फॉर आइडियल गैसेज डेल यू बाई डेल टी एट पी कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉर आइडियल गैस अब मैं यहाँ से भी रिलेशन भी निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई नो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी एंड पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर आइडियल गैस। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज डेल एच बाई डेल टी एट पी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट पी कॉन्स्टेंट प्लस एन आर, एंड आई नो from previous equation that this del u by del t at p constant is equal to cv and this del h by del t at p constant is equal to cp, तो cp is equal to cv plus nr, it means cv minus cv is equal to nr। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने आपको दी थी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी आज हम जो बात करने वाले हैं फटाफट हम बात करेंगे आज किसके बारे में, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, जिसमें कि इन डिटेल हम सब चीज़ की बात करेंगे, लिंडे रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, लिंडे रेफ्रिजरेटर। पर उससे पहले मैं जो है काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहूँगा आपका। ठीक है, जहाँ पे हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल जो कर्व होता है फॉर वॉन डेर वाल्स गैसेस, ठीक है, वो कैसे हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे फाइंड आउट करने में कि ये हमारे आइसोएंथैल्प दिखेंगे कैसे, अभी वो सब बात करेंगे व्हाट इज आइसोएंथैल्प। ठीक है, सो लेट्स गो। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था बेसिकली, उसमें उन्होंने क्या करा, बेसिकली दे जस्ट व्हाट दे डिड इज दे हैव यूज दिस एडियाबैटिक वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने बताया कि एडियाबैटिक वॉल है, ये पोरस प्लग है बीच में। उन्होंने क्या करा कि एक हाई प्रेशर जो कंप्रेस्ड गैस को एक लेस प्रेशर साइड पे, मतलब इसका बेसिकली एक्सपेंशन करा गैस का। ठीक है, एडियाबैटिकली। ठीक है, वो उन्होंने करा है एडियाबैटिकली। तो वही हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे आइसोएंथैल्पिक है। तो उन्होंने क्या करा, लेट्स सपोज हियर आई एक्सप्लेन दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट दीज वॉल आर एडियाबैटिक and the initial pressure is pi on the left side, and what happen then, because pi is greater than pf, so what will happen that it will expand means it will move through this porous plug to the right hand side, and there the expansion will take place. ठीक है, so what is happening, the work here is the total work will be what, that will be w left plus w right. What is this w left is the work done in the left side of this porous plug, and the work done in the whatever work was done by this in the right hand side. So what is the what the w left is equal to the, that is the minus p initial 0 minus v initial, because the final volume is 0 for the left side of this porous plug. So that will become minus pi into 0 minus v initial, and this w right will become minus p final
V final minus 0. तो the total work will become P initial V initial minus P final V final. ठीक है. तो because adiabatic wall थी तो already we know that Q should be 0. ठीक है, because there is no exchange of heat between system and surrounding. ठीक है. So delta U will be directly equal to W total. So from here we know that UF minus UI is equal to PI VI minus PF VF. So in this way we can see that this is the isenthalpic. It means H final is equal to H initial, because H is nothing but that is the U plus PV. So this is just shown that in that experiment the enthalpy was constant, enthalpy was not changing. Okay, but the ठीक है, so enthalpy is not changing. ठीक है, during this process. So it can bring the cooling, heating, or there are so many things which can happen. We cannot say that this will lead to the cooling or it will lead to the heating, because it also depends on the temperature and pressure conditions that we will discuss later. तो अभी हम बात करते हैं इसका जो सबसे important parameter था, that is the Joule-Thomson coefficient. What was that? बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट कि हमारा जो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में अगर जो है हम जो है इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बिकॉज प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वी नो दैट देयर साइड दिस हाई प्रेशर, ठीक है, एंड थ्रू द पोरस प्लग इट इज एक्सपेंडिंग, एंड दिस साइड इज दिस द प्रेशर इज लोअर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड. सो व्हाट इज हैपनिंग that we want to find out during this decrease in the pressure what is the change in the temperature in this isenthalpic process. So if the temperature will also decrease, it means mu will be positive. So see here, del T by del P at H constant, this is given by the Joule-Thomson coefficient. If because P always decreasing in this process, so it has a negative sign, and if mu is overall the positive, it means the temperature is also decreasing. That means there is a cooling effect. ठीक है, so cooling is happening. ठीक है. Now because in laboratory we cannot perform, like it is very difficult to perform this kind of experiment where the enthalpy should be constant. So what we require is to just transform this expression some other expression which we can easily perform in lab. ठीक है. तो from cyclic rule we know that del T by del P at H constant into del P by del H at T constant into del H by del T at P constant is equal to -1. So the del T by del P at H constant is equal to -1 by Cp del P by del H at T constant, that will be equal to -1 by Cp del H by del P at T constant. So this del H by del P at T constant easily we can perform in lab, that also I'll explain you, and this is also called the isothermal Joule-Thomson coefficient. ठीक है, this is called del H by del P at T constant is equal to isothermal Joule-Thomson coefficient. So if once we calculate this del H by del P at T constant, we know the this property, the specific heat for the particular gas, and then we can find out the Joule-Thomson coefficient. ठीक है. So now let's see. So this I already told you that this we can calculate del H by del P at T constant, which is equal to minus Cp mu. So once we calculated this one, then we can calculate this mu. ठीक है, then we can calculate this mu Joule-Thomson coefficient. So how we'll calculate? First let's go to the next slide where I'll explain you how we can calculate. If we will take a gas which is flowing through this porous plug, ठीक है, there is a porous plug, you can see. If a gas is flowing through this porous plug, and because we know, let's suppose there is a cooling effect is happening, then what will happen? Once that is reaching there, we already kept a heater there which will maintain the temperature, because we require temperature should be constant, because here we are to find out the del H by del P at T constant. ठीक है, we know what is the pressure this side, we know the pressure another side, ठीक है, and because there will be the cooling effect, so what we are doing is that to overcome that cooling effect, decrease in the temperature, to maintain the temperature constant, we have kept here a heater. ठीक है, so whatever energy we will give to this heater to retain the temperature, ठीक है, on both side same, ठीक है, तो that is the delta H, because delta is nothing, because energy is going nothing, मतलब energy is not using in any other part of the system. ठीक है, because there is a adiabatic wall, और जो भी हम यहाँ पे इसको हीटर को एनर्जी दे रहे हैं वो सीधे की सीधे कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने में जाएगी. ठीक है, तो दैट इज़ द डेल्टा एच. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डी एच बाई डी पी एट टी कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो फॉर बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, तो दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी. तो
In this way only we calculate the Joule-Thomson coefficient. First we calculate the isothermal Joule-Thomson coefficient by using this system, and then once we get that we know the Cp values, and उसके हिसाब से हम जो है माइनस 1/Cp del H by del P at T constant, we know this is the expression. तो उसके हिसाब से हम जो है म्यू जे टी कैलकुलेट कर लेते हैं, Joule-Thomson कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लेते हैं. अभी Joule-Thomson कोफिशिएंट ये हम बोलते हैं कि दिस इज द आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है. बट ये आइसोएंथैल्प दिखते कैसे हैं, ठीक है. अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का प्लॉट करूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. और वो वैसा क्यों दिखेगा, ठीक है. तो वो सब चीज़ें अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है. तो अभी देखिए फॉर आइडियल गैस बहुत ईजी है समझना, बिकॉज मैंने पहले ही अपने इनिशियल लेक्चर्स में ये बता दिया था दैट del H by del P at T constant is equal to 0 for ideal gas, because enthalpy and internal energy is only the function of temperature for ideal gas, ठीक है. तो फॉर रियल गैस दिस इज नॉट इक्वल टू 0. तो अभी देखते हैं कैसा दिखते हैं आइसोएंथैल्प, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आइसोएंथैल्प T वर्सेस P प्लॉट करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि हीटिंग का रीजन कौन सा और कूलिंग का रीजन कौन सा है. अभी इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है. आप देखिए जो हीटिंग साइड वाला जो रीजन है उसमें आप देखिए स्लोप क्या है, निगेटिव है टी वर्सेस पी का. व्हाट डज इट मीन कि पी इंक्रीज होने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और हमें पता है कि जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट में पी क्या होता है, ऑलवेज डिक्रीज होता है. तो देखो पी जब डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स हीटिंग इफेक्ट आएगा यहाँ पे. जूल-थॉमसन जो इफेक्ट होगा वो हीटिंग का होगा यहाँ पर, ठीक है, इन दिस रीजन, ठीक है. जहाँ पे म्यू लेस देन जीरो है, म्यू लेस देन जीरो मतलब बेसिकली आपका जो है क्या है, हमारा म्यू निगेटिव है, मतलब स्लोप इस प्लॉट का निगेटिव है. जबकि हमारा क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा तो कूलिंग होगी, और अगर प्रेशर डिक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हीटिंग होगी, बिकॉज जूल-थॉमसन में प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो और ये जो रीजन है जहाँ पे मैंने कूलिंग लिखा हुआ है, देखिए वो रीजन क्या है, वहाँ पे हमारा म्यू ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए स्लोप क्या है, पॉजिटिव है. स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर घटने पे टेम्परेचर घट रहा है, मतलब. और जूल-थॉमसन में हमें पता है कि क्या होता है, प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज, तो यहाँ पे कूलिंग का रीजन हो गया, ठीक है. अभी आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट मैंने लाइन्स खींची हुई. व्हाट डज दिस मीन, आइसोएंथैल्प एक लाइन जो है एक एंथैल्पी वैल्यू पे है, ठीक है, और डिफरेंट एंथैल्पी वैल्यू पे जो है डिफरेंट लाइंस होंगी, ठीक है ना. अभी देखो ये इस पे लेट सपोज H1 है, अनदर लाइन जो है H2 एंथैल्पी पे है, ठीक है, अनदर लाइन जो है H3 एंथैल्पी पे है. तो हर एक आइसोएंथैल्प देखिए अलग अलग है. और यहाँ पे मैं भी इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करूँगा, ठीक है. बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे प्लॉट क्यों आते हैं, ठीक है. टी वर्सेस पी प्लॉट ऐसा क्यों आता है कि कहीं पे हमारा स्लोप पॉजिटिव है बट आफ्टर सर्टेन प्रेशर हमारा जो है ये प्लॉट जो है क्या होता है, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है. तो अभी हम सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है, ठीक है. अभी आप देखिए यहाँ सिस्टम में जो है टोटल एनर्जी तो क्योंकि कांस्टेंट है, तो अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब भी हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है. अभी आप यहाँ पे दो चीज़ नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. गैस के लिए टेम्परेचर आप दोगे किसी भी सिस्टम को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है. वो भी आप जानते हैं क्योंकि लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल मैंने यहाँ पे प्लॉट कर ही रखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है. तो अभी आप देखिए यहाँ पे दिस आर का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस. अगर मैं किसी चीज़ को हाई प्रेशर पे रख रहा हूँ तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है. तो ओके, तो उनके बीच का प्रेशर क्या होगा, अगर मैं किसी को जो है दूर है मेरे मॉलिक्यूल तो मतलब प्रेशर क्या है, कम है. और अगर पास है मॉलिक्यूल तो मतलब प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तभी तो वो पास आएंगे ना. तो इफ़ आर इज डिक्रीजिंग व्हाट डज इट मीन, दैट प्रेशर इज इंक्रीजिंग. इफ आर इज डिक्रीजिंग इट मीन्स प्रेशर इज इंक्रीजिंग. तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है किस डायरेक्शन में, इस तरफ. और आप देखिए इनिशियली जब अट्रैक्टिव रीजन में हम देख रहे हैं, अट्रैक्टिव रीजन में जो है जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. पोटेंशियल, अब ये मेरे स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा, जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं अट्रैक्टिव रीजन में तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो प्रेशर डिक्रीज करने पे प्रेशर इंक्रीज करने पे अट्रैक्टिव रीजन में हमारी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो यानी प्रेशर इंक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज कौन से रीजन में होगा, हमारा
एट्रैक्टिव रीजन में। तो ये जो हमारा कूलिंग वाला जो रीजन होता है वो एट्रैक्टिव रीजन है, क्योंकि हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए प्रेशर इंक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इसको हमने कूलिंग क्यों कहा, क्योंकि जूल थॉमसन में ऑलवेज प्रेशर डिक्रीज होता है, तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होने पे कूलिंग मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं रिपल्सिव साइड पे। जैसे ही यहाँ पे हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में और ज़्यादा क्लोज आते हैं और ज़्यादा प्रेशर हम बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पे अब क्या होगा, अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी देखिए इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो है इंक्रीज होगी तो हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब हमारा रिपल्सिव रीजन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए ये रिपल्सिव रीजन है। ऊपर वाले प्लॉट में देखिए जहाँ पे म्यू लेस देन 0 में हीटिंग वाले के पास मैंने लिखा है रिपल्सिव रीजन, क्योंकि रिपल्सिव रीजन में हमारा प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज पे टेम्परेचर इंक्रीज, इसलिए हीटिंग देगा हमें जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ये होती है बात बेसिक हमारी कि हमारा जो है ये प्लॉट ऐसा क्यों आता है, वो आता है इसकी वजह से, ठीक है, कि हमारी गैसेस हमारा प्रेशर अप्लाई करने पे किस तरीके से बिहेव करती हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये प्लॉट समझ आया होगा। अभी हम चलेंगे कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और मैं आपको हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ये आइसेंथैल्प दिखाऊंगा, ठीक है। आप वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे। तो ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। अब हम आते हैं इस पर। देखिए ये मैंने जो यहाँ पे प्लॉट किया है, यहाँ पे मैंने देखिए जो ऑरेंज है वो नाइट्रोजन के लिए प्लॉट किया है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में है, और जो ब्लैक है वो हाइड्रोजन के लिए, और पिंक जो है हीलियम के लिए। तो अभी आप इस केस में देख सकते हैं कि हमारी ये बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अगर कि हाइड्रोजन अगर मैं अपने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में लूँ हाइड्रोजन को, ठीक है, तो वो मेरे को अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहा हूँ जो एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर है, तो उस केस में मेरे को जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन के केस में कूलिंग मिलेगी कि हीटिंग मिलेगी, उसका आंसर आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। इससे देख के आप इजीली मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन का अगर मैं करूँ तो क्या होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ पहले इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 इन्वर्जन टेम्परेचर, अपर इन्वर्जन, लोअर इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या होता है, लेट सपोज आपने इनिशियली जो है जो पी इनिशियल लिया, लेट सपोज आपने 1 atm लिया, ठीक है, या कुछ भी प्रेशर लिया, उस प्रेशर पे अगर आपका टेम्परेचर जो है उस टाइम पे लोअर इन्वर्जन से नीचे है, तो उस केस में आपका क्या होगा, आपको इफेक्ट जो मिलेगा वो आपको यहाँ पे जो है कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, आपको मिलेगा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि आप इस पॉइंट पे हैं। और यहाँ पे जो आइसोएंथैल्प होगा दैट विल बी डिफरेंट। आपको देख लिया मैंने बताया ना, इस रीजन के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपका जो है कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, बट अगर रीजन से बाहर चले गए तो आपका जो है हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो एट ए पर्टिकुलर प्रेशर 2 इन्वर्जन टेम्परेचर होते हैं, अपर इन्वर्जन और लोअर इन्वर्जन, ठीक है। अगर हमारा जो है टेम्परेचर इस अपर इन्वर्जन से ज़्यादा है तब भी हमें जो है हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, तब भी हमें हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो आइसोएंथैल्प डिफरेंट होगा। टेम्परेचर के साथ हमारा जो है आइसोएंथैल्प अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना, जो इनिशियल टेम्परेचर है उसके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एंथैल्पी डेफिनेटली बात है कि एंथैल्पी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोअर इन्वर्जन, अपर इन्वर्जन क्या है। अपर इन्वर्जन क्या है कि हमारा एट ए प्रेशर हमारे पास 2 इन्वर्जन टेम्परेचर है, या उस लोअर इन्वर्जन से नीचे नहीं होना चाहिए टेम्परेचर जो इनिशियल है, और अपर इन्वर्जन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हमको जो है कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। ओके, और एक प्रेशर होता है हमारा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे हर कर्व में कि अगर प्रेशर जो है उससे ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर इनिशियल प्रेशर ही उससे ज़्यादा है, तो भी हमको जो है कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही बात है। अब यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हैं हीलियम के लिए जो है हमारा जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमको हीटिंग ही मिलेगा, कभी भी कूलिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके जो है एरिया, जो कूलिंग एरिया है उससे बाहर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है। तो आप इस वे में इसको एक बार समझ के देखिए। अगर कोई भी डाउट मेरे को आंसर बताइएगा कि हाइड्रोजन क्या करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर मैं जो है उसका जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट यूज़ करता हूँ, या उसको जो है एक्सपेंशन का आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन करता हूँ, तो क्या होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे लिंडे रेफ्रिजरेटर की। इसका मैंने एक इमेज डालना मैं भूल गया, जहाँ पे मैं आपको इसका ओरिजिनल व्यू दिखाना चाहता था, जो लिंडे ने जो रेफ्रिजरेटर बनाया था, पहला रेफ्रिजरेटर इन 1876, ठीक है। तो आप देखिएगा गूगल पे कैसा था वो। उसका बेसिकली मैकेनिज्म किस पे बेस्ड था, उसका मैकेनिज्म जो है इसी पे बेस्ड था, आपके किस पे, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पे। उसने क्या करा, यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ किया। कंप्रेसर क्या होता है, बेसिकली प्रेशराइज करता है गैस को, और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो कंप्रेसर यूज़ किया, यहाँ पे प्रेशराइज गैस गई, इस जो कॉइल देख रहे हैं आप यहाँ पे राइट साइड वाले उसमें जो कॉइल है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, उस कॉइल में से वो सर्कुलेट हुई, जैसे ही वो यहाँ पे एक्सपेंड होगी ओपन में, जैसे ही उसके थ्रोटल वाले माउथ से एक्सपेंड होगी, वहाँ से आप देख रहे हो पिंक कलर का एरो ऊपर की तरफ वापस जा रहा है ना, तो वो गैस क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। अगर मैं उस गैस को यूज़ कर रहा हूँ एक तो उसके कूलिंग रीजन में,
ठीक है। कूलिंग रीजन का प्रेशर टेम्परेचर उस हिसाब से कि कूलिंग रीजन में उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और वो गैस कूल हो जाएगी, कूल होने के बाद देखो जो वो वापस जा रही है तो जो इनकमिंग गैस है उसके काउंटर करंट में जा रही है और उसको कूल कर देगी। तो जो इनकमिंग गैस है वो कूल हो गई, और अगेन जब वो इनकमिंग गैस आके इस थ्रोटल से एक्सपेंड होगी तो फर्दर कूल डाउन हो जाएगी। इसी तरह से इसका रीसर्कुलेशन अगर कर दिया जाए तो आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वो गैस जो है लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका लिंडे रेफ्रिजरेटर यहाँ पे हम जो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और कूलिंग के लिए तो जैसे देखो मैंने बताया ना, रीसर्कुलेशन कर रहे हैं तो कूलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये कूलिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फ्रिज में भी हमारा कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सब रीसर्कुलेटेड पास टू इनकमिंग गैस, देखो ये पिंक वाला जो आप देख रहे हो ये कूल्ड गैस है, और जो इनकमिंग गैस है वो देखो अंदर से आ रही है, तो उसको क्या करेगी, कूल करेगी, और जब वो इनकमिंग गैस यहाँ थ्रोटल से निकलेगी वो फर्दर कूल डाउन हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिक्विफिकेशन भी हो सकता है गैस का, और लिक्विफिकेशन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का पूरा एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ आया होगा। और इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये लेक्चर इस वे में बनाना बेटर है वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा उसमें मैं बात करूंगा आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। मैंने थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट जो है छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट में आप किरचॉफ लॉ, स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं बेसिकली, ठीक है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक वो आप लोग कर लेंगे। तो मैं सेकंड लॉ से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर पूरा जोल थॉमसन एक्सपेरिमेंट था जैसे मैंने बताया था आपको। और आपके कोई भी आपको हाँ प्रॉब्लम्स के लिए देखिए मैं एक काम करूँगा, प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग जो है मैंने जैसे बताया था कैसवेन बुक है और पीटर एटकिंस बुक है, उनके पीछे की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होती हैं आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप मैंने नंबर दे रखा है, आप उस पर भेज सकते हैं, या ठीक है तो आप उस पर भेजिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इन लेक्चर सीरीज़ को कब तक ख़त्म कर पाऊँगा थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज़ को। तो देखिए वो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि स्पीड बीच में कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो अभी तो मैंने इस तरीके से लेक्चर बना, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, क्लियर भी है, और आई थिंक ऑडियो क्वालिटी भी इसमें अच्छी आएगी। तो मैं मतलब उसके लिए आप प्रॉब्लम्स मेरे को भेज सकते हैं जितनी भी आपसे सॉल्व नहीं हो रही हैं, पर आप प्रॉब्लम्स प्लीज़ लगाइए, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।